ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आपके साथ हिंदी की दो प्रतिष्ठित कवयित्रियों अनामिका कात्यायनी की कविताओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप अनामिका की कविताओं के मूल भाव को समझ सकेंगे, कात्यायनी की कविताओं के मूल भाव को समझ सकेंगे। अनामिका एवं कात्यायनी की कविताओं के साक्ष्य में हिंदी के स्त्री लेखन के मौजूदा दौर में कविता की प्रकृति को जान सकेंगे। 1990 के दशक में आरंभ होने वाला स्त्री लेखन और स्त्री चिंतन मोटे तौर पर अस्मिता मूलक स्वर की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। उसकी विषय सामग्री, वस्तु और रचना में नंबर 1 पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की हैसियत से जीवित रहने का अनुभव, नंबर 2 स्त्री अस्मिता की रक्षा, नंबर 3 स्त्री के लिए विकास के अवसर, स्वतंत्र जीवन की संभावना और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का अर्जन, ये सरोकार मूल रूप से शामिल है। स्त्री अस्मिता की प्रवक्ता प्रथम पीढ़ी की कवयित्रियों में अनामिका और कात्यायनी के नाम प्रमुख हैं। उनके चिंतन और लेखन के पहले तक के स्त्री साहित्यिक समवेत में स्त्री लेखन की कोई अलग और स्वतंत्र कोटि नहीं थी। लेखिकाएं और कवयित्रियां थीं, लेकिन एक अलग कोटि की तरह पहचानी और परिभाषित नहीं की गई थी। और अंततः जब स्त्री लेखन को अलग से रेखांकित किया जाने लगा तो वरिष्ठ पीढ़ी की वे लेखिकाएं इस पहचान और परिभाषा से अप्रसन्न ही हुई थी। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा आदि को आज भी इस पहचान से ऐतराज है। लेकिन इस कोटि निर्धारण का एक औचित्य है जो अस्मिता मूलक चिंतनों और लेखनों के पीछे चालक शक्ति का काम करता है। यह निर्धारण इस बात की पहचान है कि स्त्री के निर्माण में परिवार और समाज के जो विधान, वर्जनाएं और अवमाननाएं और प्रहार अपने नकारात्मक दबावों से काम करते हैं, वे उसके आत्मन अथवा स्वत्व यानी सेल्फ को पुरुष की अपेक्षा एक बिल्कुल ही अलग संरचना में निर्मित करते हैं। परिवार और समाज पितृसत्तात्मक हैं और उनके विधान में स्त्री के उत्पीड़न और शोषण की दिशाओं को स्त्री ही जानती है और अपने सृजन व चिंतन को चेतना प्रसार द्वारा उनके निराकरण की दिशा में मोड़ सकती है। इसलिए स्त्री के सृजन और लेखन को अलग कोटि की तरह पहचानने का अपना औचित्य है। अनामिका और कात्यायनी दोनों ही न केवल रचनाकार बल्कि चिंतक भी हैं। 1959 में जन्मी कात्यायनी क्रांतिकारी वामपंथी राजनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। मजदूर, नारी तथा अन्य विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे उनके कर्म योग की संबद्धता का विषय हैं। दुर्ग द्वार पर दस्तक स्त्री विषयक प्रश्नों पर उनका निबंध संकलन है। चेहरों पर आंच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं है कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, राख, अंधेरे की बारिश, ये उनके कविता संकलन है। अनामिका का जन्म 1961 में हुआ। स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, ये उनकी वैचारिक कृतियां हैं। अनुष्टुप, खुरदुरी हथेलियां, गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, कविता में औरत, अब भी वसंत को तुम्हारी जरूरत है, ये उनके कविता संकलन है। एक अलग कोटि की तरह स्त्री अस्मिता की पहचान में कात्यायनी की दुर्ग द्वार पर दस्तक और अनामिका की स्त्रीत्व का मानचित्र विशेष रूप से सहायक पुस्तकें हैं। इस तरह रचना सामग्री के रूप में विचार और अनुभूति के उन क्षेत्रों की पहचान भी होती है जो इसके पहले तक उसके दायरे के बाहर थे। इस कविता की रचनात्मक विशिष्टता को एक अलग कोटि की तरह स्त्री अस्मिता की पहचान में कात्यायनी की दुर्ग द्वार पर दस्तक और अनामिका की स्त्रीत्व का मानचित्र विशेष रूप से सहायक है। इनके द्वारा रचना सामग्री के रूप में विचार और अनुभूति के उन क्षेत्रों की पहचान भी होती है जो इसके पहले तक उसके दायरे के बाहर थे।
उसके बाद बारी आती है इस कविता की रचनात्मक विशिष्टता को निर्दिष्ट करने के लिए उनकी व्याख्या की। स्त्री की भाषा और कविता की प्रकृति को पकड़ने और समझने में अनामिका का वैचारिक योगदान महत्वपूर्ण है। अनामिका और कात्यायनी का कवि कर्म देखें तो दोनों के ही प्राथमिक सरोकारों में इस इकाई की प्रस्तावना में अंकित प्रवृत्तियों को पहचाना और इस उद्देश्य को प्रेरणा स्रोत की तरह रेखांकित किया जा सकता है। एक जैसे विषय क्षेत्र और एक जैसे रचना समय के निवासी रचनाकारों में ये समानताएं स्वाभाविक हैं। अन्यथा हर रचनाकार का अपना एक अलग विशिष्ट अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है। अनामिका और कात्यायनी की रचना धर्मिताओं में भी ये अंतर दिखाई देते हैं। एक जैसे सरोकारों में भी प्राथमिकता और बलाघात के भेद से दिशाएं अलग अलग सी प्रतीत होने लगती। इन प्राथमिकताओं का अनुगमन करते हुए स्त्री लेखन और स्त्री चिंतन में उभरती दो दिशाओं को साफ साफ अलग अलग पहचाना जा सकता है। एक दिशा का बलाघात पितृसत्ता के विरोध प्रतिरोध के स्वर पर है। ये दिशा पितृसत्ता के विरुद्ध स्त्री अस्तित्व से पितृसत्ता के विरुद्ध स्त्री अस्तित्व के मुकदमे का फैसला पितृसत्ता के ध्वंस की मांग की तरफ ले जाती है और उससे रत्ती भर कम पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। मुकदमा अपनी जगह पर न्यायोचित हो सकता है, लेकिन सचमुच की ऐसी कचहरी कहाँ है जहां ये फैसला सुना दिया जाए और फैसला लागू करने की कार्रवाइयां चालू कर दी जाए। वो तो समूचे समाज की समूची व्यवस्था है जिसके ध्वंस की कार्रवाई न केवल सब कुछ ध्वस्त करेगी बल्कि उसकी वास्तविक कार्यान्विति असंभव भी है। उसकी रचनात्मक परिणति या तो अन्याय और उत्पीड़न पर हाहाकार में होती है या फिर रोष आक्रोश की हुंकार में। अस्मिता मूलक चिंतन की चौहद्दियां वैसे भी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के इलाकों का परिसीमन करती हैं। पितृसत्ता के खिलाफ मोर्चा उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन क्रंदन और हाहाकार पाठक की संवेदना को भोथरा, कुंद और उदासीन बनाता है। रोष और आक्रोश संवाद संप्रेषण को बाधित करता है और प्रतिक्रिया में प्रबलतर रोष और आक्रोश को आमंत्रित करता है। अस्मिता मूलक चिंतन की उग्र धारा प्रायः राजनीतिक कर्मयोग अथवा एक्टिविज्म से जुड़ी है और अन्याय के विरुद्ध आक्रोश के जरिए वो पितृसत्ता का प्रतिपक्ष रचती है। दूसरी दिशा का आग्रह पितृसत्ता की सारी नकारात्मकताओं के बावजूद स्त्री के पक्ष से एक सकारात्मक पहल का है। उसके अनुसार स्त्री की खुद अपने लिए अपनी एक जगह की तलाश और न मिलने पर खुद रच लेने का आयास स्त्री मुक्ति के स्वप्न को वास्तविक बनाने की दिशा में ज्यादा सार्थक पहल और व्यावहारिक कार्रवाई है। वो स्त्रियोचित कहे जाने वाले गुणों को स्त्री की विशेष योग्यता मानती है और उनकी ताकत के सहारे पितृसत्ता का चेहरा बदलने का हौसला रखती है। उसका वैचारिक आधार उदार सांस्कृतिक स्त्रीवाद है जो पितृसत्तात्मक समाज के आमूल परिवर्तन के कार्यक्रम को एक रहमदिल कार्रवाई से संपन्न करना चाहता है। कात्यायनी और अनामिका की कविता का इस अर्थ में इस तरफ या उस तरफ में साफ साफ बंटवारा नहीं किया जा सकता कि किसी को पहली तो किसी को दूसरी दिशा का प्रतिनिधि मानकर कविता की प्रवृत्तियां और लक्षण तय कर दिए जाएं। अनामिका की कविता का स्वर उदार सांस्कृतिक स्त्रीवाद का स्वर है। उनकी कविता पितृसत्ता से रार तो करती है, लेकिन ये शिकायत और असहमति उसे स्त्रीत्व और स्त्रियोचित के प्रति असहजता या इनकार की तरफ नहीं ले जाती। दूसरी तरफ कात्यायनी की कविता को बलाघात की दृष्टि से हम भले ही इस उदारवाद के खाते में नहीं डाल सकते, लेकिन वो ठेठ वाम वैचारिकी के चौकटाबद्ध आक्रामक आक्रोश के सांचे में भी अटती नहीं है। वो अपनी वैचारिकी की शर्तों का निर्वाह करते हुए अपना कवितापन भी कायम रखती है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की हैसियत से रहने के अनुभव का मतलब पुरुष के मुकाबले स्त्री को दोयम दर्जे का अस्तित्व मानने की सामाजिक मानसिकता है।
और अपने जीवन और अनुभव को पितृसत्ता की अन्यायोचित अधीनता के रूप में देख पाने की क्षमता अस्मिता मूलक स्त्री चिंतन का आदि बिंदु है। वही नई स्त्री के रूप में अपने सृजन की भूमिका भी है। स्त्री कविता की विषय वस्तु का एक बड़ा हिस्सा इस अनुभव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वही उसका जीवन है। इस विषय वस्तु का एक नतीजा, जैसा कि पहले कहा, भावोच्छ्वसित उद्गार में विगलन भी हो सकता है और अपने अस्तित्व को लिखंत में दर्ज करने के लिए उद्गारों का भी अपना मूल्य और महत्व होता है, लेकिन वह मूल्य समाज शास्त्रीय अधिक होता है। उद्गार जन्य कविता अपनी संरचना में इकहरी रह जाती है, कविता के रूप में बहुत मूल्यवान नहीं बन पाती। अनामिका और कात्यायनी की कविता की विशेषता उसकी मजबूत वैचारिकता और विवेकशील चयन है। दूसरी बात यह कि एक ही कविता अपने विकास क्रम में संवेदना के अनेक स्तरों से गुजरती हुई अपनी संश्लिष्टता का अर्जन करती चल सकती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भले ही उसे हम विषय वस्तु और सरोकारों की सूची बनाने के लिए विभिन्न मदों में बांट दें, कविता का वास्तविक आस्वादन इस तरह मदों में बटा नहीं होता। उदाहरण के लिए अनामिका की प्रसिद्ध कविता स्त्रियां का आरंभ इन पंक्तियों से होता है। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदे देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। इस कविता में नई स्त्री का संबोधन और संवाद पितृसत्ता के लिए है। आपको बताया जा चुका है कि उत्तर आधुनिक वैचारिकी में पढ़ना और पढ़ा जाना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्रिया की व्यंजना रखते हैं। उत्तर आधुनिक वैचारिकी में पढ़ना और पढ़ा जाना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्रिया की व्यंजना रखते हैं। दुनिया में जो कुछ भी व्यक्त हो रहा है, रूप, वस्तु, व्यक्ति, शैली, संस्था, प्रथा, संस्कृति का हर हिस्सा आदि इत्यादि के भीतर शामिल, दुनिया में जो कुछ भी व्यक्त हो रहा है, रूप, वस्तु, व्यक्ति, शैली, संस्था, प्रथा, संस्कृति का हर हिस्सा आदि इत्यादि के भीतर शामिल हो जाने वाला वो सब कुछ, सबका सब किसी न किसी स्तर पर भाषिकी का हिस्सा है, एक वक्तव्य है। उसे नई निर्मिति के लिए पढ़ा जाना है और उसके कूट को खोला और व्याख्यायित किया जाना है। अब इस नई नज़र से पढ़े जाने के लिए एक नई भाषा की दरकार है। नई भाषा अपने साथ एक नई परिभाषा भी लाएगी। नई परिभाषा पुरानी परिभाषाओं को, बीती हुई भूमिकाओं को, निर्णयों और निर्देशों को निरस्त करेगी। जब वो कहती है हमको पढ़ा गया और उसके बाद जब वो कहती है हमको पढ़ो, तो उसका मतलब है व्यक्ति के रूप में हमको और हमारी रचना के रूप में भी हमको। इन पंक्तियों में 4 प्रकार की क्रियाओं का जिक्र है: पढ़ा गया, देखा गया, सुना गया, भोगा गया। इनमें से एक भी कर्ता की जगह स्त्री के पास नहीं है, लेकिन उसके प्रति व्यवहार का लगभग समूचा कारोबार समाया हुआ है। प्रत्येक क्रिया स्त्री के साथ महज आदतन पारिवारिक सामाजिक बर्ताव का कोई न कोई रूप है, जिनमें वो मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। कर्ता के लिए महज बेध्यानी और अन्य मनस्कता का पात्र है। प्रत्येक क्रिया बेहद सटीक और सार्थक सादृश्य विधान की बिंब धर्मिता से इस बेध्यानी और उदासीनता को मूर्त करती है। कात्यायनी की नहीं हो सकता तेरा भला शीर्षक कविता उल्टे रास्ते से चलकर अपने मंतव्य तक आती है। वहां संबोधन का स्वर पितृसत्ता का है। संबोधन संवादहीन है और पारिवारिक सामाजिक बर्ताव का एक ध्वनि चित्र खींचता है। स्त्री का स्वर सुनाई नहीं देता। पुरुष स्वर कहता है, मैं तो परेशान हो उठता हूँ, आजिज आ गया हूँ मैं तुमसे, क्या करूँ मैं तुम्हारा। हे ईश्वर, मुझे ऐसी औरत क्यों नहीं दी जिसका कुछ तो भला किया जा सकता। ये औरत तो बस भात रांध सकती है और बच्चे जन सकती है, इसे भला कैसे मुक्त किया जा सकता है। ये हितैषी पाखंड
मुक्त हो सकने वाली स्त्री के लिए जो योग्यताएं निर्धारित करता है, उनमें अमृता शेरगिल से परिचित होना, इस मुल्क की रानी इंदिरा गांधी से प्रेरणा का संचार पाना, पीटी उषा को जानना, मार्गरेट अल्वा को अजूबा न पाना आदि शामिल है। लेकिन उसके हिस्से जो बेवकूफ जाहिल औरत उद्धरण चिन्हों में आई है, उसे क ख ग घ आता नहीं, ना ही वो मानुषी स्त्री विमर्श की पहली पत्रिका पढ़ सकती है। रह गई बस निपट गंवार की गंवार। इसलिए सुविधा पूर्वक ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसे मुक्त करना असंभव है और उतनी सुविधा पूर्वक उसे उसके दोषों के लिए कोसते रहा जा सकता है। यह वाचिक व्यवहार निरंतर प्रहार द्वारा स्त्री के आत्मन को आत्महीनता के बोध में विघटित करता है और उसकी अवसरहीनता व अपर्याप्तता को स्थायी व अंतिम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। कात्यायनी की हॉकी खेलती लड़कियां की शुरुआत होती है। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां फिलहाल। शुक्रवार का दिन और फिलहाल में ध्वनित होता है कि लड़कियों की खुशी फिलहाल तभी तक है जब तक कि ये खेल चल रहा है, और शायद शुक्र है कि खेल है, भले ही सिर्फ उतनी देर तक के लिए जब तक कि वो चल रहा है। तब तक चूल्हे की आंच और मूसल की धमक से दूर खेलते रहना संभव है। इसकी कृतज्ञता को ध्वनित करने के लिए ही शायद खेल का दिन शुक्रवार चुना गया है, शुक्र अदा करने का दिन। लेकिन खेल में व्यस्त लड़कियों की उन्मुक्त स्वच्छंदता की पृष्ठभूमि में निरंतर एक नकारात्मक दबाव की तरह उपस्थित है पितृसत्ता के नाक भौं से कोड़ते पैंतरे। उद्धरण चिन्हों में वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती हैं कि बेटियां आएं तो संतोषी माँ की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह। लेकिन नई स्त्री अपने निपट गंवार की गंवार रह जाने की नियति को स्वीकार करके बैठ जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। कविता स्त्री अस्मिता की रक्षा में एक अगला मोड़ लेती है। न पितृसत्ता के इस लाचार हितैषी पाखंड पर वो विश्वास करने के लिए तत्पर है। वो स्वयं अपने आयास प्रयास से पितृसत्ता की लाचारी और असहायता का इलाज कर लेगी। अनामिका की पूर्वोक्त कविता स्त्रियां का अगला मोड़ स्त्री के संबोधन को पितृसत्ता के साथ संवाद में बदलने की कोशिश करता है। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इस संवाद में पहले अंश की भोगा गया क्रिया को समझो की इल्तिजा में बदल दिया गया है। यहाँ भी प्रत्येक क्रिया के साथ पुनः एक बेहद सटीक और सार्थक बिंब धर्मी सादृश्य विधान की योजना की गई है। लेकिन फिलहाल मामला वर्चस्व का है और पितृसत्ता से संवाद की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्त्री पक्ष से अपने इंसान होने का दावा भी उसे अपने हक पर नाहक हमला प्रतीत होता है और वो उलट कर हमला करती है। स्त्री के अस्तित्व में सबसे अधिक असुरक्षित और निष्कवच है उसका चरित्र, जिसे निराधार भी हनन का पात्र बनाया जा सकता है, क्योंकि आधार की स्थिति पुरुष के दुर्बल और कातर अहम के भीतर मौजूद है। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल हैं ये कहानियां और कविताएं। फिर इन्होंने थोड़ी ही लिखी हैं, कनखिया इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है।
कात्यायनी की एक कविता है, चैन की एक सांस। चैन की एक सांस लेने के लिए स्त्री अपने एकांत को बुलाती है, एकांत को छूती है स्त्री, संवाद करती है उससे, जीती है, पीती है उसको चुपचाप। एक दिन वो कुछ नहीं कहती अपने एकांत से, कोई भी कोशिश नहीं करती दुख बांटने की, बस सोचती है। वो सोचती है एकांत में, नतीजे तक पहुंचने से पहले ही खतरनाक घोषित कर दी जाती है। अंतिम दो पंक्तियां खतरनाक विशेषण से नई स्त्री के प्रति पितृसत्ता की उसी आक्रामकता को अभिव्यक्त करती है जिसे अनामिका की कविता में दुष्चरित्र कहकर अभिव्यक्त किया गया था। दुख बांटने की कोशिश बुनियादी तौर पर क्रंदन और हाहाकार धर्मी कार्रवाई है। वो मन को हल्का करने वाले सेफ्टी कैच का प्रतिरूप है। पितृसत्ता के लिए वो स्त्रियोचित आचरण है। कात्यायनी की कविता की औरत का उस कोशिश से उबरना और सोचने की शुरुआत करना, नई स्त्री यहाँ से शुरू होती है और पितृसत्ता की समस्या भी यहीं से। तो जिन दो दिशाओं की बात की थी, आत्मविकास और आत्मविस्तार, आत्म शब्द इन दोनों ही बातों में समान है। विकास और विस्तार को आत्मन के संदर्भ में लगभग समानार्थक समझा जा सकता है। फिर भी यहाँ विवेच्य दोनों कवयित्रियों की व्यक्तिगत विशिष्टताओं को रेखांकित करने के लिए एक ही शब्द को पर्याप्त न पाते हुए यहाँ एक बारीक अर्थभेद के साथ दो अलग शब्दों का व्यवहार किया जा रहा है। माना जाता है कि हम अपने सांस्कृतिक संदर्भों की उपज हैं, लेकिन संस्कृति निष्क्रिय और जड़ सत्ता के अर्थ में शाश्वत नहीं है। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और परिवर्तन का आह्वान भी एक सांस्कृतिक कर्म है। स्त्री के स्वत्व के संदर्भ में ये जिक्र मैं पहले कर आई हूँ कि पितृसत्तात्मक संस्कृति के अन्याय मूलक सांचों में गठित परिवार और समाज के विधान, वर्जनाएं, अपमाननाएं और प्रहार अपने हिंसक और नकारात्मक दबावों से काम करते हैं। उनके प्रतिकार में स्त्री के पास एकमात्र यही उपाय बचता है कि अपने स्वत्व को पितृसत्ता के चंगुल से बाहर रखते हुए उसको नए सिरे से गढ़े। लिखना भी अपने स्वत्व की नई रचना का ऐसा ही उपक्रम है। दरवाजा अनामिका की एक बहुत प्रसिद्ध और स्त्री लेखन में प्रायः उद्धृत कविता है। उसे स्त्री चिंतन में स्त्री की ओर से एक वक्तव्य की तरह भी उद्धृत किया जाता रहा है। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र, चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई, गरज ये कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ न कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़ वृक्ष पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। ताड़न के अधिकारी की परंपरागत सूची में दरवाजे का नाम तो नहीं है। मेरा इशारा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली उन पंक्तियों की ओर है। तो यहाँ इस दरवाजा शीर्षक कविता के भीतर से आत्मवाची जो स्त्री स्वर है, उसने अपने लिए वही प्रतिनाम चुना है। दरवाजा अपने पिटने को दस्तक बना लेता है और पीटे जाने के उत्तर में खुलकर द्वार बन जाता है। इस स्त्री के लिए भी उपरोक्त सारे नकारात्मक दबावों का अर्थ रोध के उत्तर में प्रतिरोध या विरोध नहीं, बल्कि खुलते जाने का, रास्ता निकाल लेने का अवसर है। अस्मिता मूलक चिंतन के लिए ये बात जानी पहचानी है कि स्त्री के उत्पीड़न के इलाके घर के भीतर से बाहर तक फैले हुए हैं और उनके अधिकतम कोने अतरे उन जगहों में मौजूद हैं जिन्हें हम आदतन निजी और व्यक्तिगत में शुमार करते हैं और आदतन ही उसे सामाजिक के विपरीत मानकर अनदेखा कर देना चाहते हैं।
दरवाजे में दाखिल होने वाला देखता है कि उसके संसार में चलता ही रहता है अनवरत कुछ न कुछ, यानी ये 24 घंटा 7 दिन चालू रहने वाला कार्यालय है। वहां कभी कोई छुट्टी नहीं रहती। चलती रहने वाली चीजों की सूची में चक्की है, चरखा है, कैंची, सुई है। इन सभी चीजों के चलने में मुहावरों की व्यंजना है, जिनके अर्थों में चरखे और चक्की में अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमते या घुमाए जाते रहने के अलावा पिसना कुटना और पीसना कूटना, पूनियों का काता जाना, सूत का बढ़ना लपेटा जाना, टूटना, धागों का उलझना सुलझाना, गुलझन में उलझे रह जाना, कैंची में कतर ब्योंत के अलावा कतरनी की तरह चलती रहने वाली जबान, सुई में जोड़ना, सिलना, चुभना, चुभोना आदि आदि वे निर्मूल्य श्रम के अनवरत कार्य व्यापार हैं, जिनमें जीवन व्यापार और संबंधों के ताने बाने पड़े जा सकते। लेकिन और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। ये अपनी जगह पर रूंधी हुई दिनचर्या की चक्राकार गतियों से अलग एक गति है। एक और उसमें सब किए धरे पर झाड़ू फिर जाने की व्यर्थ निर्मूल्य श्रम की ध्वनि है, लेकिन दूसरी ओर चरखे चक्की की चक्राकार गति के बंद घेरे से बाहर निकलकर बुहारने का काम है, जिसमें फेंकना और समेटना दोनों शामिल है। इस बुहारने को धरती से आकाश तक से जोड़कर एक कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय गतिविधि में बदल दिया गया है। ये कॉस्मिक बुहार आत्मविस्तार की व्यंजना है। निजी यातना से मुक्ति के उपाय में द्वार की तरह खुलकर ये स्त्री जो झाड़ू चलाती है, वो सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे समेटती है, यानी सबकी पीड़ाओं को आत्मसात करती है और उनके साक्षात्कार के माध्यम से अपने हिस्से के तारे, पेड़, पहाड़, पत्थर, प्रकाश और छां से लेकर दुर्गम और कठोर तक तरह तरह की अनुभूतियां एक टोकरी में जमा कर मन की दुछत्ती पर संजो लेती है। समष्टिगत पीड़ाओं के साथ तादात्म्य के माध्यम से अपने आपे का ये ब्रह्मांडीय विस्तार अनामिका की कविताओं का मूल स्वर कहा जा सकता है। कात्यायनी की राजनीतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक कर्मयोग उनके अस्मिता मूलक संघर्ष को मुक्ति की जिस परिणति तक ले जाता है, वो इससे तनिक भिन्न प्रतीत होती है। अनामिका की कविता का धरती से आकाश तक का आत्मविस्तार झाड़ू के व्यवहार में घुलकर उसमें थोड़ा सा रहस्यानुभूति का रंग सा घोल देता है। कात्यायनी की ये वैचारिक प्रतिश्रुति है कि वे प्रायः अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को वस्तुगत बोध और यथार्थवादी मुहावरे की हदों के भीतर बनाए रखकर ही अपनी कविता को स्त्री की मुक्ति के निष्कर्ष की ओर बढ़ाती है। प्रायः, क्योंकि अपवाद स्वरूप 7 भाइयों के बीच चंपा का नाम लिया जा सकता है। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी से लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लोटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेल बन के उगी, झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बनकर सयानी हुई, फिर से घर आदम की। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नील कमल उग आया। जलकुंभी के जालों से उठकर चंपा फिर घर आ गई। देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसलकर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई उमड़कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस दादी की कहानियां का प्रवेश परिचय लिखा था, उसमें संकलित 7 भाई शीर्षक कहानी में राजकुमारी के 7 भाई मार दिए जाते हैं और 7 पेड़ चंपा के 7 पेड़ बनकर उगते हैं। ये जो दादी की कहानियां है, बंगाली में इसका नाम ठाकुर मार झूली है और 7 भाई चंपा एक प्रसिद्ध लोक कथा है। वे जो 7 चंपा के पेड़ बनकर उगे हुए भाई थे,
राजकुमारी ने बहुत सारी मुसीबतें सहकर अंततः उनको पुनर्जीवन दिया था। कात्यायनी की कविता लोक कथा के शिल्प में 7 भाइयों के बीच चंपा की कहानी है, जो अपने शीर्षक में मूल कथा की याद दिलाकर भी परिणति में विलोम है। वहां चंपा ने अपने 7 भाइयों को बचाया था। यहाँ पूरी कविता में चंपा के जीने की वजहों से कहीं ज्यादा मरण के कारण और अवसर उपस्थित किए गए हैं, क्योंकि वहां एक पात्र के बहाने से स्त्री समुदाय के समूचे संवेद के जीवन की संभावनाओं, बल्कि दरअसल असंभवता की कहानी सुनाई गई है। वो या तो कन्या भ्रूण की तरह जन्म से पहले ही, या फिर जन्म ले पाई अगर तो बचपन से लेकर सयाने होने तक के बीच तरह तरह की ताड़नाओं से मारी जाएगी। नहीं तो फिर शायद ऑनर किलिंग के नाम पर छत से लटक जाएगी या लटकाकर मारी जाएगी, या फिर विवाह में दी जाकर देवता को समर्पित निर्माल्य की तरह मुरझा जाने के बाद जलाकर मारी जाएगी। मारी तो जाएगी ही वो हर हाल में, लेकिन कात्यायनी की कविता मारे जाने की नियति के बारे में नहीं है, वो उसकी जिजीविषा के उत्कट से और अधिक उत्कट होते जाने के बारे में, अजेय अपराजेय और सर्वव्यापी होते जाने के बारे में है। उत्कट पीड़ा की ये सहज परिणति है कि उससे निर्भय निस्संग हो जाया जाता है। इसलिए वो 7 कटीली झरबेरियों के बीच अमर बेल बनकर उगाई गई है, जलकुंभियों के जाल में नील कमल बनाकर खिलाई गई है, और हर दरवाजे के बाहर बीहड़ नागफनियों के बीच मुस्कुराती पाई गई है। अंततः विमर्श इतना व्यापक हो जाता है कि घर घर में चंपा जन्मती है। ये कविता के अंत का संकेत है। कात्यायनी के कविकर्म में 7 भाइयों के बीच चंपा को उसके अति यथार्थ के कारण अपवाद माना जा सकता है, लेकिन ऐसे ही अपवाद तो इस नियम की पुष्टि करते हैं कि रचनात्मक प्रतिभा किसी चौखटे से बंधती नहीं, अपने चौखटे खुद तोड़ती है। पहले पितृसत्ता के प्रसंग में हॉकी खेलती लड़कियां का आंशिक रूप से जिक्र किया जा चुका है। समग्रतः वो कविता पितृसत्ता के विपक्ष में स्त्री के स्वत्व के पक्ष से पूरी होती है। पहले उद्धृत अंश में पितृसत्ता के पैंतरों की जो बानगी दी जा चुकी है, उनका खेल के दृश्यों पर गिद्ध की तरह मंडराते हुए क्रमशः विकास होता है, और हर दृश्य पर एक टिप्पणी की तरह उसी मूड की विभिन्न छवियों में लड़कियां प्रकट होती हैं। पितृसत्ता यानी घर परिवार मोहल्ला वर पक्ष वगैरह प्रतीक्षारत हैं, और इधर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही है। वहां सब घात लगाए बैठे हैं और वे हंस रही हैं कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत है लड़कियां और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। वहां गर्जन तर्जन का आकाश फट पड़ने को है, और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद्व निश्चिंत हैं। आखिर खेल खत्म होगा और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने को तैयारी करती लड़कियां लौटेगी घर, और आगे कविता आपको दिखाएगी कि वे घर लौटी और जंग हुआ। लेकिन जिस खेल के जिंदगी न होने की वजह से निश्चिंत थी लड़कियां, उसी खेल ने लड़कियों के स्वप्न में आकर बने रहकर यथार्थ होने की, जिंदगी बन जाने की तैयारी कर ली। ये 7 भाइयों के बीच चंपा के उसी निर्भय निस्संग मनोभाव का विधिवत विस्तार है। कात्यायनी की कविता का यही असली स्वर है। 7 भाइयों के बीच चंपा स्त्री लेखन और स्त्री चिंतन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन कात्यायनी की अपनी काव्य दृष्टि का बेहतर प्रतिनिधित्व हॉकी खेलती लड़कियां शीर्षक कविता से होता है। अनामिका और कात्यायनी दोनों की ही कविताओं के भीतर की स्त्रियां अपनी परिणति में पितृसत्ता के चंगुल के बाहर होती हैं, लेकिन इस परिणति की प्रक्रियाएं दोनों में कहीं घुलती मिलती सी होते हुए भी कहीं अलग अलग सी लगती है। इसलिए अनामिका के संदर्भ में इसे आत्मविस्तार और कात्यायनी के संदर्भ में आत्मविकास कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए अनामिका की दरवाजा शीर्षक कविता की याद कीजिए।
जिसका थोड़ा पीछे विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया है। उसकी स्त्री के अनुभव से थोड़ा मिलता जुलता अनुभव कात्यायनी की इस स्त्री से डरो शीर्षक कविता की स्त्री का है। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वो बताती है नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बात करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बासियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। अनामिका की कविता के समापन में हमें तारे, सृष्टि के टूटे कतरे, पेड़, पहाड़, पत्थर, बुहारती और टोकरी में समेट कर मन की दुछत्ती पर रख लेती स्त्री मिलती है। लेकिन कात्यायनी की कविता के समापन में स्त्री डरने का बायस बन चुकी है। स्त्रियां शीर्षक अनामिका की कविता, स्त्रियां शीर्षक कविता का समापन इस तरह होता है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। 7 भाइयों के बीच की चंपा निर्भय निस्संग हो चुकी है। ये उसकी रणनीति है। अनामिका की कविता का ये बख्शो कोई क्षमा याचना नहीं है, क्रोध की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो निर्भय तो है, निस्संग नहीं है। इन दोनों समापनों के अंतर से दोनों काव्य दृष्टियों का अंतर समझा जा सकता है। अनामिका की कविता की स्त्री पितृसत्ता की अनुगत नहीं है, लेकिन स्त्री पक्ष से वो नकारात्मक प्रवृत्तियों को बुहार कर अलग करते हुए सकारात्मक सब कुछ को समेट कर रख लेना चाहती है। वो स्त्री पक्ष से खड़ी है, लेकिन समूचे पितृसत्ता को मात्र विपक्ष में नहीं विघटित करती। कात्यायनी की कविता पितृसत्ता और स्त्री पक्ष को एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चे की तरह गढ़ती है और स्वयं स्त्री पक्ष से खड़ी होती है। वो रणनीति की कविता है, जबकि अनामिका की कविता संवाद और संप्रेषण की भाषा बोलती है। उनके काव्य शिल्प के बारे में देखें, अनामिका की कविता और कात्यायनी की ये जो कुछ कविताएं जिनके साथ यहाँ अभी आपका परिचय हुआ, वे उन्हें हम प्रकारांतर से अस्मिता मूलक चिंतन के स्त्री स्वर की कविता की रचना शैली के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कविता निजी और संवेद का, व्यष्टि और समष्टि का, बहिरंग का और अंतरंग का घोलमेल है। वो वैयक्तिक और सामाजिक जैसी कोटियों में अनुभूति के विखंडन से इनकार करती है। उसका मैं और मेरा वस्तुतः हम और हमारा की अभिव्यक्ति है। बड़े पैमाने पर वो अभिधा उत्तम काव्य है को प्रमाणित करने वाली कविता है, लेकिन उसके सीधी सरल अभिव्यक्ति का मतलब सपाट और चौरस अभिव्यक्ति नहीं है। उसमें जटिलता और संश्लिष्टता की परतें मौजूद मिलेंगी। अभिधा मानो व्यंजना की नोक से लिखती हो। उदाहरण के लिए, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास को जगह जगह से देखा जा सकता है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। जैसा कहा, पूरा दृश्य बिल्कुल सीधी सरल भाषा में एक सीधे सपाट बयान में दर्ज किया गया है, लेकिन इस अभिधा के भीतर जो व्यंजना की नोक है, वो ऊपर की सतह को कुरेद कर अनुभव में निहित संकेतों को उजागर कर देती।